हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूपी बोर्ड के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। मैं संजय कुमार। तो स्टूडेंट, इस समय आज के इस वीडियो सेशन में जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम में समझ लीजिए रामबाण की तरीके से इसमें चैप्टर नंबर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ इसके आंसर को भी बताएंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन को राइट करना है, कौन सा क्वेश्चन कैसे हमें राइट करना है। ठीक है, चाहे वो 1 नंबर का क्वेश्चन हो या 2 नंबर का क्वेश्चन हो। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखना अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक लाना चाहते हैं और अपना नाम रोशन करना चाहते हैं तो। ठीक है, और साथ साथ अपने माँ बाप का और कॉलेज का भी नाम रोशन करिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर व लाइक कीजिए जिससे आपके दोस्तों में भी ये वीडियो मैक्सिमम पहुंच सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है और साथ ही इसके आंसर की बात करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है चैप्टर का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक व बीमा। ठीक है, तो बहुत देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक या फिर बीमा, ये आपसे बहुविकल्पीय में बहुत पूछा जाता है। तो देखते हैं कैसे जो है कोई भी चीज़ फिजिक्स में आपको कोई भी चीज़ रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ना ही हम आपको रटने पर फोकस करते हैं। ठीक है, यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप हम समझा रहे हैं, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप आपको पॉइंट वाइज चीज़ें बताई जाएंगी। वह सब स्टेप को अच्छे से ध्यान दीजिए और स्टेप जैसे अभी स्टेप आपको बताया जाए उसको फॉलो कीजिए। आपको फिजिक्स में चाहे थियरी का पोर्शन हो जाए या न्यूमेरिकल का या फार्मूले का, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप वीडियो ध्यान से देखते रहिए। तो देखिए आंसर देखते हैं। ठीक है, आंसर फर्स्ट। तो पहले का आंसर देखिए, सबसे पहले कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर मात्रक आपसे पूछ रहा है, अगर आपको मात्रक नहीं पता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर आपको फार्मूला पता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = क्या होता है, F/Q। ये होता है कि नहीं होता है, ये चीज पता है। तो अगर ये चीज आपको पता है तो F का मात्रक क्या होता है, F यानी फोर्स यानी बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, क्या हो गया, न्यूटन, बटे Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका एसआई मात्रक क्या हो गया, न्यूटन बटे कूलाम। क्या हो गया, न्यूटन बटे कूलाम। ठीक है, अगर हम बीमा की बात करें, ठीक है, लगे हाथ बीमा देख लो। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, किसी बच्चे ने कमेंट किया था, कोई राजपूत करके था, हमें याद नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में उसने जो है विभो पूछा था, विभो जो है वो V से B डैश कैसे हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट में अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन में वहां कहा गया था कि पहले पार्ट में तो उसने विभवांतर यानी जो 100 वोल्ट का संभरण लगा था वो लगा था, बाद में वोल्टेज हटा लिया जाता है। तो जब बाद में वोल्टेज हटा लिया जाता है तो उसका विभव चेंज हो जाता है। ठीक है, इसीलिए वहां पे B की जगह पे हमने मान लिया कि विभव चेंज होकर B से क्या हो गया, B डैश हो गया। ठीक है, अभी इस सारे क्वेश्चन के लास्ट में जैसे ही आपका ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट को एक बार हम फिर से डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो लास्ट तक देखिए और अपनी चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर कीजिए बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं बीमा। अगर हम बीमा की बात करें, बीमा किसकी चाहिए, ई की। जिसकी बीमा चाहिए होती है उसको हम बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है, F/Q, तो यानी F की बीमा बटे Q की बीमा जो होगी वही ना इसकी बीमा होगी। ठीक है, तो F की बीमा क्या होती है स्टूडेंट, F की बीमा, F यानी बल, बल की बीमा सबको पता होगी, क्या है स्टूडेंट, mL/T⁻²। ये हो गई आपकी बल की बीमा। अगर हम Q की बीमा की बात करें तो Q की बीमा क्या होती है, AT। भाई AT कैसे होता है वो भी देखो, कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। Q बराबर होता क्या है, I/T। I क्या है, धारा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल A से। T क्या है, समय, समय का बीमा क्या होता है, कैपिटल T। तो क्या हो गया, AT हुआ ना, Q की बीमा क्या हो गई, AT हो गई। ठीक है, अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है।
एम एल टी की पावर नीचे 1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, और -2 पहले से ही है और एक -1 और हो गया। ठीक है, ये नीचे पॉजिटिव है ना, यहाँ कुछ नहीं है तो पावर 1 माना जाता है, लेकिन जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, टी की पावर -1 हो जाएगा। तो टी की पावर जब -1 हो जाएगा तो यहाँ टी की पावर -2 और टी की पावर -1 दोनों का आधार सेम है, तो घातें आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगे। तो -2 है तो -2 के साथ में -1 और जुड़ गया। ठीक है, ए यहाँ ए की पावर नीचे पॉजिटिव है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी ना। ओके चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का मतलब मैथमेटिकल टर्म में जोड़ लो, एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1, ये आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की क्या हो गई, बीमा हो गई। ठीक है, तो स्टूडेंट एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से बिल्कुल इजी और आसान तरीके से यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम आपको चीज़ों को समझाते हैं, इतनी आसान तरीके से आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पर भी यहाँ पे न्यूमेरिकल का पोर्शन हो या फिर डेरिवेशन हो, ठीक है, या थ्योरी का पोर्शन हो, कहीं पर भी नहीं समझाया जाएगा। यहाँ पे आपके हर एक फैकल्टी के हर एक स्पेशल टीचर है। ऐसा नहीं है कि कोई एक टीचर आपको कई सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो, कोई एक टीचर आपको फिजिक्स भी पढ़ा रहा हो, वही टीचर आपको केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हो, वही टीचर आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो। ठीक है, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट टीचर कोई भी हो, हर एक टीचर का एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे हर एक टीचर का जो भी स्पेशल सब्जेक्ट है वो टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपको बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड की गई है। ठीक है, इतने बेस्ट टीचर आपको पूरे YouTube पे जो भी फैकल्टी है यहाँ पे शुभम क्लासेस पे, ऐसी फैकल्टी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट चैनल के साथ आप बने रहिए। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो कोई बात नहीं है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हालांकि कुछ नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, कि शाम की क्लासेज जो लगभग चलती हैं उनके नोटिफिकेशन जो है इस समय नहीं जा रहे हैं। तो आप लोग नोटिफिकेशन पर डिपेंड मत रहिए, टाइमिंग आप लोग नोट कर लीजिए, टाइमिंग से जो है आप लोग जो है लाइव आ जाया करिए। हर एक सब्जेक्ट का टाइमिंग है, जैसे फिजिक्स की टाइमिंग है शाम के 6 बजे। ठीक है, शाम के 6 बजे फिजिक्स की टाइमिंग है, 7 बजे आपकी क्लास 10th की साइंस चलती है और 7:45 पे आपकी चलती है क्लास 12th की मैथ। तो टाइम आप लोग बिल्कुल शेड्यूल फिक्स कर लीजिए कि कौन से टाइम पे कौन सी क्लास चलती है, डेली उसी टाइम पे वो क्लास आपको मिलेगी। तो नोटिफिकेशन का बहुत वेट मत कीजिए। हालांकि नोटिफिकेशन कुछ का जाता है, कुछ का रोक दिया जाता है। अब ये यूट्यूब की प्रॉब्लम है, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द ही सॉल्व हो जाएगी तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका तैयार हो गया, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसको मैं मिटाता हूँ, जिसको नोट करना हो नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मान एसआई मात्रक व बीमा। ठीक है भाई, वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि कोई भी फार्मूला आपका, जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आप फार्मूला लिखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वहां पे आता है, तो उस एप्सिलॉन नॉट का क्या मात्रक बनेगा। ठीक है, उस एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू होगी, उस एप्सिलॉन नॉट की क्या बीमा होगी। हालांकि ये सारी चीजें हमने आपको चैप्टर में बिल्कुल अच्छे से कैलकुलेट करवाया था। यह एप्सिलॉन नॉट पे एक हमने अलग ही वीडियो बना दिया था कि एप्सिलॉन नॉट का मान कैसे निकाला जाएगा, उसकी बीमा, उसकी मात्रक। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पे हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, जिसको तैयार है अच्छी बात है, जिसको नहीं तैयार है बस ध्यान से देखिए, आपको वीडियो देखते ही तैयार हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट में, ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10 की घात 9 होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले मान लिखा तो हम मान ही निकालते हैं, उसके बाद एसआई मात्रक निकालेंगे, उसके बाद बीमा निकालेंगे। तो सबसे पहले मान देखिए, इसकी वैल्यू इतनी होती है ना। अब आगे देखो, यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है तो हम मान लेते हैं 1, कोई दिक्कत, 1 से भाग करेंगे फिर यही चीज आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब स्टूडेंट इसको तिरछा यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें कर दो और इसका इसमें कर दो। तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 × 10 की घात 9
गुणे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 बाई 1 का 1 में करेंगे 1 1 जा 1। ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की, तो एप्सिलॉन नॉट को इसी साइड रखो, बाकी सबको भेज दो उठा के किस साइड, दूसरी साइड। और जब भी चीज़ों को हम पक्षांतर करते हैं एक साइड से दूसरे साइड तो उनके साइन बदल जाते हैं। अगर प्लस में होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस में होता है तो प्लस हो जाता है, अगर इनटू में होता है यानी गुणे के रूप में होता है तो दूसरी साइड जाता है भाग के रूप में हो जाता है, अगर इस साइड भाग के रूप में हो तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, गुणे के रूप में। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ये एप्सिलॉन नॉट के साथ किस फॉर्म में है, गुणे के फॉर्म में यानी इनटू के रूप में है, तो दूसरी साइड जाएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 4 और क्या है इनटू पाई। ठीक है, अब पाई की यहाँ पे हमें वैल्यू रख लेनी है। पाई की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, पाई की वैल्यू होती है 3.14। ठीक है, 3.14, तो 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 4 गुणे 3.14, ये हमारी वैल्यू हो गई। अब देखो स्टूडेंट इसको कैसे और सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जो 10 की पावर है इसको लेके चले जाओ ऊपर, तो 10 की पावर को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। क्लियर, थोड़ा सा लाइट कट गया, फैन का साउंड आ रहा, थोड़ा हम इसको कम कर देते हैं। ठीक, अब देखो बाकी और है, नीचे 9 बच रहा, 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो और जो आता है फिर उसको इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 4 जा कितना हो जाएगा 36 इंटू 3.14। अब 36 का इसमें मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, तो यही कर लेते हैं भाई, दशमलव छोड़ो, बाद में अभी दशमलव को लगा लिया जाएगा, इसी तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 के 6 2 8, 6 त्रिक 18। ठीक है, 6 त्रिक 18, 3 चौक 12, 3 1 के 3 और हासिल 1 4, 3 त्रिक का 9, कितना आया 4, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 8 4 12, 12 1 13, 9 1 10 1 11, कितना आ गया 11304। दशमलव कितने अंक पे लगाना, 1 2, 2 अंक पे दशमलव है यहाँ पे, तो 1 2 2 अंक पे दशमलव यहाँ लग गया, आया कितना 10 की घात -9 बटे 113.04। ठीक है, 113.04। अब देखो दशमलव को हटाने के लिए, ये दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे आप चाहे तो 100 से क्या करो गुणा कर दो, या दशमलव के बाद 04 है तो इसको हम वैसे भी छोड़ देते हैं। ठीक है, कोई बहुत स्मॉल क्वांटिटी है तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको नॉर्मली हम ऐसे लिख सकते हैं, लगभग 10 की घात -9 बटे 113। ठीक है, अब इसको क्या करना है, भाग कर देना, किस में 10 की घात -9 में। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब 1 में 113 से भाग करना, तो देखो कितना आएगा, 113 से भाग करो 1 में। ठीक है, अब भाग 1 में जाएगा नहीं, इसको 10 की घात -9 को बाहर निकाल देते हैं ना, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 1 में इसको हम क्या करें, भाग कर दें और जो आएगा उसमें 10 की पावर -9 से गुणा कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं 1 में भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, दशमलव बढ़ा लेते हैं और एक 0 आ गया। अब भी भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ 10 है, ये 113 है, तो एक 0 और यहाँ ले जाते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे हमने 0 बढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ पे एक 0 और आया। अब भी देख रहे हैं ये 100 है, अब भी ये छोटा है और ये बड़ा है, तो एक 0 और बढ़ाओ, तो एक 0 और मैंने बढ़ाया, अब यहाँ पे एक 0 और आ गया। ठीक है भाई, देखो एक तो दशमलव लगाया उसकी वजह से 0 आया और 2 0 बढ़ाया तो 0 यहाँ भी आया। अब इससे इसमें भाग करो भाई, अब ये 113 ये 1000, अब 113 का टेबल 1000 में आसानी से चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, लगभग ही 8 बार जाएगा। तो 8 त्रिक 24 के 4 हासिल 2, 8 1 के 8 2, 10 के 0 हासिल 1, 8 1 के 8 1 9, घटाओ कितना आ जाएगा 6,
यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गया कैंसिल, ठीक है। अब दशमलव लगा ही है तो 0 अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, अब भी देखो लगभग 8 बार आपका जाएगा, तो 8 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 904, घटाओगे कितना आ जाएगा 56, ठीक है भाई। देखो ये इसको हाँ कैरी देगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 5, 5 में से और 9 में से 9 गया कट गया, ठीक है, आ गया 56। अब दशमलव लगा ही एक 0 अपने आप आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, लगभग ये 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। तो आया कितना हमारा, भाग करने पे आपका आया 0.00885 और गुणे 10 की घात -9, ठीक है। अब मैथमेटिक में एक रूल होता है कि इसको हम सार्थक अंक में लिखते हैं। सार्थक अंक का मतलब दशमलव के पहले कोई एक अंक होना चाहिए, 0 ना हो, ठीक है। तो कोई एक दशमलव को खिसकाओ, तो ऐसा कहां पर हमें जाने पे मिलेगा कोई ना कोई एक अंक, 1 2 3 अंक जब हम आगे बढ़ेंगे तब हमको मिलेगा एक अंक। तो दशमलव को हम यहां से यहां रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो जब दशमलव को आगे से पीछे ले जाते हैं तो पावर क्या होती है, घटती है। पावर क्या होती है, घटती है। कितनी घटती है, जितना अंक खसकाते हैं। तो कितनी अंक खसका रहे हैं, 3 अंक खसका रहे हैं, तो 3 घट जाएगा। तो कितना आ जाएगा 8.85 गुणे 10 की घात -9। अब पावर घट रही है, कितनी घट रही है। हाँ, यहां पे आप लोग सबसे बड़ी गलती करते हो, ध्यान से देखो क्या गलती करते हो। हमने कहा पावर घटती है, तुरंत घटा के कर दोगे। कितना घटा, 1 2 3 अंक घटा, तुरंत घटा के कर दोगे। कहोगे 9 है तो 9 में से 3 घटा दो, आ गया 6, तुरंत लिख दोगे 10 की पावर -6 और बोलोगे सर हमने तो क्वेश्चन बिल्कुल सही किया, फिर भी एग्जामिनर ने नंबर काट लिया। या स्कूल का टेस्ट हो या कहीं का भी टेस्ट हो, इस तरीके से आप करके आ जाओगे, नंबर कट जाएगा, फिर आप बोलोगे अरे सर हम तो सही किए हैं, आप नंबर कैसे काट लिए। तो देखो भाई, घटने का मतलब घटती है, ठीक है। तो -3 करोगे, कितनी कम होगी। जब भी हम घटने की बात करें तुरंत पावर में माइनस ऐड किया करो, ठीक है। और जब भी बढ़ने की बात करें पावर में प्लस ऐड किया करो, कभी आपसे गलती नहीं होगी, कभी भी गलती नहीं होगी। तो कितना हो गया 8.85 गुणे 10 की घात -12। ये आपका ε0 के मान का आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका मात्रक देख लेते हैं, ठीक है। वैल्यू निकल गई, चलो मात्रक देखो। तो स्टूडेंट देखिए, कोई भी हमारा वीडियो लेक्चर है, अगर आप उसको ध्यान से देखते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। कहीं पर भी ऐसी डाउट वाली चीज़ें जो है नहीं रहेंगी जहां आपको डाउट हो, ठीक है। अगर डाउट बाय द वे आता भी है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, हम आपके डाउट को कंप्लीट कर देंगे या दूर कर देंगे। बीमा देखो, मात्रक, ठीक है। तो मात्रक कैसे निकलेगा भाई, ठीक है। एफ बराबर होता क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R², यही ना फार्मूला होता है। अब F का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन। हमें मात्रक चाहिए ε0 का, तो इसको ऐसे ही रहने दो। इसका मात्रक क्या होता है कूलाम, इसका मात्रक कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर हो गया। इसका मात्रक क्या होता है मीटर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये चीज देखो यहां भाग में, 1 भाग में, तो इसको दूसरी साइड ले आएंगे, क्या हो जाएगा गुणे में। हालांकि आपका 4π कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो क्योंकि हमें निकालना है यहाँ पे मात्रक, ठीक है। हमें वैल्यू नहीं निकालनी है। अगर वैल्यू निकालनी होती तो हम 4π को इंक्लूड करते, जैसा कि अभी अभी हमने किया, लेकिन हमें यहाँ मात्रक निकालना है तो मात्रक में हम कांस्टेंट चीजें छोड़ देते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल चीजें लेते हैं, या जो जिसके मात्रक हैं, जैसे 4π आ रहा है या 3π आ गया, 2π आ गया, तो ये सारी चीजें छोड़ देंगे, ठीक है। तो ε0 को ले आया मैंने इधर, ठीक है। n के साथ ये गुणे में हो जाएगा, इक्वल टू आ गया कूलाम स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन को भेज दो दूसरी साइड, तो ε0 इक्वल टू क्या हो गया कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या बन गया, ε0 का मात्रक क्या निकल के आ गया
कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। आगे देखते हैं बीमा। बीमा कैसे निकाली जाएगी? तो हमने कहा कि बीमा निकालने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मात्रक मिल गया तो बीमा आपके हाथ में है। मात्रक यह है तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा देख लो भाई, कूलाम स्क्वायर। तो कूलाम की बीमा क्या होती है? कूलाम को किससे डिनोट करते हैं? कूलाम किसका मात्रक होता है? क्यू का, और क्यू की बीमा क्या होती है? AT। तो AT का होल स्क्वायर बटे न्यूटन। न्यूटन का मात्रक क्या होता है? न्यूटन किसका मात्रक है? बल का, और उसकी बीमा क्या होती है? MLT की पावर -2। उसके बाद है मीटर। मीटर की बीमा क्या होती है? मीटर किसका मात्रक है? दूरी का, और दूरी की बीमा होती है L स्क्वायर। अब सबको सॉल्व कर लो, आपका बीमा आपके हाथ में। m को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? m की पावर -1। L यहाँ एक बार है, यहाँ दो बार, तो कितनी हो गया? 3। L की पावर 3, और ऊपर जाएगा तो माइनस L की पावर -3। T यहाँ पे क्या है? 2 बार है, और ऊपर भी 2 बार है, लेकिन यहाँ पे 2 बार नेगेटिव है, यहाँ 2 बार पॉजिटिव है। तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो -2 + 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और +2 वहाँ पहले से ही +2 और पहुँच गया तो कितना हो जाएगा? T की पावर 4। उसके बाद ऊपर A बचा है तो इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, तो ये आपके एप्सिलॉन नॉट की बीमा हो गई। क्लियर हो गई तीनों चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या है उसको भी देखो। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, तो कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या है कि कोई भी 2 स्थिर बिंदु आवेश है, ठीक है, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक स्थिर बिंदु आवेश Q1 यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है Q2। अगर इनके बीच की दूरी क्या हो, D हो या R हो, आपको जो पसंद आए ले लो। ठीक है, किसी को R पसंद आता है तो R ले लो, D पसंद आता है तो D ले लो। ठीक है, तो इनके बीच लगने वाला बल F दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2। ठीक है, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है F प्रोपोर्शनल 1/r²। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बनता है, ये इक्वेशन नंबर 2 बनता है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से आपको मिलता है, क्या मिलता है ध्यान से देखो, समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा? F = या प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r²। क्लियर? अब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट ले आते हैं K। तो F = कितना हो जाएगा? K Q1 Q2 बटे r², और इस K की वैल्यू जो है क्या होती है? 1/4πε0। ठीक है, यही वैल्यू यहाँ पे रख दो तो कूलाम का नियम आपका आ गया। मात्रक न्यूटन। ठीक है, बल है तो बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इसके आंसर की अगर हम बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आंसर नंबर 4 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या चीज? ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या चीज? एक्चुअली में पहले इसको परिभाषित करते हैं, इसको अपन समझते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, क्योंकि डेफिनेशन आप रट के काम नहीं चला सकते हो। अगर आज रटोगे कल भूल जाएगा। तो यहाँ पे रटने वाला काम बिल्कुल नहीं। जब तक हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जब तक चीज़ों को हम समझा रहे हैं, आप रटने का काम बिल्कुल मत करो कि बिल्कुल तोते की तरह से रट लो। कब तक रटोगे भाई? रटा हुआ ज्ञान ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हम पहले मतलब समझाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। मतलब समझ गए तो डेफिनेशन अपने आप आपको याद हो जाएगी। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई आवेश Q है, हाँ कोई आवेश Q है,
तो अब इस आवेश के चारों ओर इस आवेश का प्रभाव बना रहेगा कि नहीं बने रहेगा? ठीक है, बना रहेगा ना। जैसे आवेश को थोड़ी देर के लिए हटा दो, चलो मान लिया यहाँ कोई आवेश नहीं है, एक छोटा सा हम चुंबक ला के रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक छोटा सा चुंबक ला के रखते हैं। हालांकि ये चैप्टर आपका वैद्युत आवेश का चल रहा है तो आवेश ही आपको रखना पड़ेगा, लेकिन समझने के लिए हम कुछ भी ला सकते हैं। ठीक है, जैसे भी हमको समझ में आए हम वो टेक्निक एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। तो चलिए सपोज करते हैं यहाँ पे हमारा एक चुंबक आ गया है। अब देखो, जब ये चुंबक है तो इस चुंबक के चारों ओर अगर हम जैसे लोहे के टुकड़े को ले जाते हैं, तुरंत ये खींचना शुरू कर देता है। यहाँ रखे खींच लिया, यहाँ रखे खींच लिया, यहाँ रखा नहीं खींच पाया, तो यानी यहाँ पे नहीं खींच पा रहा। ऐसा ऐसे इस चुंबक के चारों ओर एक ऐसा पॉइंट हमको मिलेगा जहाँ पर हम उसको रखते हैं, किसको, लोहे के टुकड़े को। तो ये चुंबक क्या कर रहा, खींच नहीं पा रहा। तो यानी एक ऐसा रीजन है, एक इसके चारों ओर जो है एक एरिया हमको ऐसा मिल रहा है जहां तक इसका प्रभाव है, उसके बाद उसका प्रभाव नहीं है। तो जहां तक इसका प्रभाव है वही इसका क्षेत्र होगा। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से यहां पे है वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, जिसमें कोई परीक्षण आवेश, अब भाई आवेश है, ये किसको खींचेगा, किस पे बल लगाएगा, ये आवेश पे ही तो बल लगाएगा। जिस पे कोई दूसरा, जिसके अंदर अगर हम कोई दूसरा आवेश ले आते हैं, जैसे मान लो ये इसका क्षेत्र है चारों ओर का। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम कोई दूसरा आवेश चार्ज ले आते हैं Q0 परीक्षण आवेश, तो ये इस पर एक क्या करेगा, बल लगाएगा। ठीक है, फोर्स लगाएगा। यानी कहने का मतलब है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लाने पर वह आवेश परीक्षण आवेश पर बल लगाता है या परीक्षण आवेश बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या परिभाषा बनेगी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = होता है F/Q। परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे हुए परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और उस परीक्षण आवेश के निष्पत्ति के मान को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, क्या परिभाषा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, किसी बिंदु पर जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट है P, इसकी दूरी यहां से ली गई R। ठीक है, तो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F और उस परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। निष्पत्ति का मतलब होता है बटे, ठीक है, अनुपात। ठीक है, या निष्पत्ति लिखने में कठिनाई हो रही है तो आप लोग अनुपात वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो उसका आंसर देखते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ यार, आप लोग क्लासेज जो हैं आपकी लंबी होने पे आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती? पता चला हम 1 घंटे की क्लास ले लें और आप लोग 2 सेकंड में स्किप करके भाग जाओ, अरे सर बहुत देर तक पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप घर पर हो, अपनी इच्छा से उठने का मन कर रहा है, वीडियो पॉज करो, जाओ घूम के आओ, टहल घूम के आओ, नाश्ता पानी करके आओ, चाय शाय करके आओ, उसके बाद फिर वीडियो को देखो, वहाँ से फिर वीडियो कंटिन्यू करो। ठीक है, आप तो भाई फ्री हैं। हम लोगों के टाइम पे ऐसा नहीं होता था, क्लास में बैठे हैं तो जब तक टीचर पढ़ा रहा पढ़ना है। ठीक है ना, तो पानी पीना है, कुछ नहीं। आप अब तो क्लासों में देखते हैं बच्चे पानी भी पी रहे हैं, टीचर आगे पढ़ा रहे हैं, बच्चे आपस में बात भी कर रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं। कोई कोई इतने चालू होते हैं धीरे से सर डेस्क के नीचे रखेंगे और टिफिन से जो है निकाल के खाना भी खा लेते हैं, नाश्ता भी कर लेते हैं। कितने लोग ऐसा करते हो? हाँ, एक चीज़ और देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो तुरंत रिस्पांस जो है आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करके बताया करो कि सर हमको वीडियो अच्छा लग रहा है, या वीडियो हमको समझ में आ रहा है, या हमको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी बताओ। ठीक है, किसी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो बिना किसी डर के यार तुरंत कमेंट करके बताओ, हम उसको देख के आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, और
लाइक तो ज़रूर कर दिया करो। लाइक करने में आप लोग इतनी कामचोरी करते हैं कि क्या बताएं। अरे साइड में देखो अंगूठे का बटन होता है, बस धीरे से उसको दबाना ही तो होता है। लाइक करके जाओ, अभी लाइक करो वीडियो को। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके आंसर की बात करते हैं। कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले अपन समझेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। भाई वैद्युत द्विध्रुव समझेंगे तब ना वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय निरक्षीय स्थिति में हम तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं फिर काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव को समझते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है कि जिसमें दो परिणाम में समान और प्रकृति में विपरीत, यानी अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव। ठीक है, जैसे मान लो एक तरफ यहाँ पे हमने एक आवेश ले लिया 10 कूलाम का प्लस 10, ठीक है, और दूसरे साइड ले लिया -10 कूलाम का कोई आवेश। ठीक है भाई, दोनों देखो बराबर है और नेचर दोनों का अलग अलग है, एक प्लस है दूसरा माइनस। इन दोनों को अगर हम एक अल्प दूरी पर यानी कुछ दूरी पर रख दें तो इस तरीके से जो हमारा निकाय बनता है वो हमारा कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। और इसके बीच की दूरी हम हमेशा क्या लेते हैं, 2L लेते हैं। क्या लेते हैं, 2L। कितना लेते हैं, 2L। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी हमेशा हम क्या लेते हैं, 2L। तो वैद्युत द्विध्रुव समझ में आया कि समान परिणाम के दो विपरीत आवेश अगर एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए हैं तो इस प्रकार से बना निकाय हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। हाँ, अब हमें सबसे पहले निकालना है वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उसके बाद निरक्षीय स्थिति में। तो सबसे पहले हम अक्षीय स्थिति निकालते हैं। ठीक है, अब तो वैद्युत द्विध्रुव में आपको कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल कोई डाउट हो तो बताओ। चलो नहीं है तो फिर ये हमने एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया। ठीक है, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। मान लिया, ठीक है, यहां पे आवेश आपका -Q है, यहां पे आवेश आपका प्लस है। ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, और इसके बीच की जो टोटल दूरी है वो कितनी है, 2L है। कितनी दूरी है, 2L। हमने कहा वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी हमेशा 2L लेते हैं। इसका सेंटर पॉइंट O मान लेते हैं, यहाँ कहीं पर है। ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट O है यहाँ पे। तो अब सेंटर पॉइंट O है तो सेंटर से इधर की दूरी कितनी हो जाएगी, L। इधर कितनी हो जाएगी, L, क्योंकि टोटल 2L है। तो बीच से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आधा आधा बढ़ जाएगा ना। अब इसके सेंटर बिंदु O से R दूरी पर स्थित कोई पॉइंट यहाँ पे P है। दूरी यहाँ से R दूरी पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है। तो R दूरी पर स्थित कोई पॉइंट P है, यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। भाई कह रहा अक्षीय स्थिति में, तो इसके अक्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका अक्ष यही है, यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो चलो निकाल लेते हैं भाई। इस आवेश के कारण बिंदु P पर, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये आवेश आपका है कहाँ, बिंदु B पे ना। तो B से P की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, R ना है, और इतना कितना है, O से लेके B तक कितना है, L है। तो हमें चाहिए B से P तक का। तो कुल टोटल में से अगर इतना हम घटा दें तो इतना मिल जाएगा ना। तो चलो वही काम करते हैं। तो BP = कितना हो गया, B से P की दूरी कितनी हो गई, R - L। A से P की दूरी कितनी हो गई, यहाँ तक R है, L, और तो R + इस आवेश के कारण बिंदु P पर यानी R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर मान ले कितना है, EB, B पॉइंट के कारण, तो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1। Q का मान कितना है, प्लस, ठीक है, बटे R²। R का मतलब क्या है, दूरी कहां से लेंगे, आवेश से, और इस आवेश यानी बिंदु B से P की दूरी कितनी है, R - L। तो R - L का होल स्क्वायर, R - L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये प्लस आवेश है, तो इस प्लस आवेश के कारण इसके वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किधर होगी, इस साइड होगी। ठीक है, EB की दिशा
इधर हो गई। अब निकाल लेते हैं बिंदु ए पर जो आवेश आपका रखा है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी। तो बिंदु ए पर जो आपका आवेश रखा हुआ है ये आपका माइनस आवेश है। कौन सा आवेश है? माइनस आवेश। और माइनस आवेश के कारण इसकी दिशा किधर हो जाएगी? इस साइड। तो ई ए की दिशा इस साइड। ठीक है, तो चलो निकाल लो। ई ए इक्वल टू कितना हो गया? 1/4πε0 1/4πε0 Q बटे R प्लस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बिंदु P पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं काम कर रही हैं, दो वैद्युत क्षेत्र है, लेकिन हमें चाहिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र यानी एक वैद्युत क्षेत्र। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बराबर क्या हो जाएगा भाई? एक इधर है एक इधर है, तो जो ज्यादा है ज्यादा में से कम वाला घटा लो, क्योंकि भाई दोनों की दिशा विपरीत है ना। अगर दोनों बराबर होंगे तो 0 हो जाएगा, अगर दोनों बराबर नहीं है तो जो ज्यादा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा उसी साइड हो जाएगी। तो ज्यादा कौन है? ये वाला ज्यादा है। अब कैसे पता चला ये ज्यादा है? जैसे मान लो R का मान है 10 और L का मान है 2। ठीक है, तो अब R माइनस एल करोगे तो यानी 10 में से 2 घटाओगे तो नीचे आ जाएगा कितना? 8। 8 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा? 64। यहां पे R का मान है 10, L का मान है 2, वर्ग दोनों को जोड़ा 10 2 12 हो गया, वर्ग किया तो 144 हो गया। कितना हो गया? 144। अब बताओ भैया, जैसे मान लो कोई एक संख्या है हमारे पास, ठीक है, जैसे 100 मान लो, यहां पे भी 100 है, क्योंकि बाकी चीजें तो सब सेम ही हैं। देखो केवल यही फर्क है। तो अगर हम 100 में 64 से भाग करें, 100 में 64 से भाग करें तब वैल्यू ज्यादा आएगी, या 100 में 144 से भाग करें तब वैल्यू ज्यादा आएगी? भाई इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी ना, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, इसकी वैल्यू 1 से छोटी आएगी, है ना। वैल्यू यही ना बड़ी आएगी। तो हमेशा वैल्यू उसी की बड़ी आती है जिसका हर छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। हाँ, अब पूरा करके देख लेना, भाग करके देख लेना, इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, इसकी कम आएगी। ठीक है, चलो, तो ये ज्यादा है, ज्यादा में से कम वाले को घटा देते हैं। ई बी माइनस ई ए। ठीक है, अब वैल्यू रखो। तो ई बी की वैल्यू 1/4πε0 Q बटे R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस ई ए की वैल्यू 1/4πε0 Q बटे R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब कुछ कॉमन है, दोनों में कुछ कॉमन, पकड़ खींच के बाहर ले आओ। चलो करते हैं, ये कॉमन है, इन सबको ज़बरदस्ती खींच के बाहर ले आते हैं। चलो भाई, जब ज़्यादा ज़बरदस्ती मत करना, जब आए तभी ले आना। ये आ रहे हैं, अपने मन से आ रहे हैं, बोल भी रहा मुझको बाहर ले चलो। 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। हाँ, अब इसी को सॉल्व करो। तो एक बात ध्यान दो, इसका इधर गुणा कर देते हैं, इसका इधर तिरछा गुणा कर देते हैं। चलो, Q/4πε0 इधर हो गया R प्लस एल का होल स्क्वायर, खोल दो ब्रैकेट सीधे सीधे, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, इसको इधर किया, इसका गुणा इधर किया ना, तो माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर, तो इसको भी खोल दो, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक है, इधर ये मिल गया, इसको इधर गुणा किया और खोल भी दिया, तो ये मिल गया। नीचे R माइनस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई समस्या? हाँ, किसी को कोई समस्या है तो बताइए भैया, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं। अब धीरे से क्या करते हैं, ये ब्रैकेट खोल देते हैं। यहाँ ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं तो पॉजिटिव साइन माना जाता है, तो कोई जब ब्रैकेट के बाहर प्लस चिन्ह होता है तो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जब ये निगेटिव वाला साइन होता है तो ये बड़ा थोड़ा टेढ़ा होता है। ये कहता हम खुलेंगे तो सबको बदल के रख देंगे। ठीक है, होता नहीं है, जैसे आप कोई दोस्त होते हैं ना तो झक्के टाइप के,
मेरा दिमाग मत खराब करो, मेरा दिमाग खराब किया तो हम सबका दिमाग खराब कर देंगे। तो वही काम यहाँ माइनस साइन करता है। माइनस साइन कहता है कि हमसे न टकराओ, हमको छेड़ोगे तो हम सबको निगेटिव बना देंगे। तो चलो यहाँ हमने इसको छेड़ ही दिया है, तो ये काम क्या करेगा, अंदर जितने भी हैं सबको बदल देगा। जो पॉजिटिव दिमाग के थे उनको निगेटिव बना देगा, जो निगेटिव वाले थे उनको पॉजिटिव बना देगा। तो ये पॉजिटिव था निगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव था ये निगेटिव बन जाएगा, और ये निगेटिव है तो पॉजिटिव बन गया। हाँ, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब देखो, इससे ये कैंसिल हो गए और इन भाई साहब से ये भाई साहब निपट लिए, दोनों लोग आपस में लड़ लिए, ये बराबर बराबर निपट गया। ठीक है, बचा क्या, 2RL 2RL, और दोनों प्लस में है, दोनों में भाईचारा बहुत बढ़िया है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो संगठन बना लेंगे, मजबूत हो जाएंगे। तो 2RL 2RL मिलकर कितना हो गए, 4RL। कितना हो गए, 4RL। तो Q अपान 4πε0 4RL बटे। अच्छा, इसको थोड़ा सा गौर फरमाओ भाई। अगर आपको याद हो, मैथ वालों तो पक्का याद होगा, a माइनस बी ए प्लस बी। अब बायो वाले किताब की स्टार्टिंग में लिखा रहता, तो ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिखा जा सकता है ना। अब देखो, अगर हम इस पे स्क्वायर लगा दें, इस पे स्क्वायर लगा दें, तब तो इसको हम ऐसे तो भी लिख सकते हैं, इसको हटा दो, कंबाइन का होल स्क्वायर। अब कंबाइन का होल स्क्वायर लगा दिया, यहाँ होल स्क्वायर हो गया, हो जाएगा ना। तो वही काम देखो, यहाँ होल स्क्वायर है, यहाँ होल स्क्वायर है, तो इस होल स्क्वायर को हटा के हम सीधे सीधे कंबाइन होल स्क्वायर लगा सकते हैं। लगा लिए ना। अब कंबाइन होल स्क्वायर लगा ही लिए, तो इससे ज़रा नज़र दौड़ाओ यहाँ और यहाँ, कुछ समझ में आ रहा है किसकी जगह हम क्या लिख दें। हाँ भाई, समझ में आ गया होगा ना। तो यहाँ पे देखो, R की जगह पे A है और B की जगह पे L है, तो यहाँ A की जगह पे क्या लिखेंगे हम, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की पावर 2। चलो, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो अब आप उत्तर से ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पहुँच चुके हैं। चलो, थोड़ा सा जगह कम है तो इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा कब्जा करते हैं इधर। ठीक है, ज़्यादा कब्जा हो गया है, मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, तो कितना निकल के आया था, ये बराबर Q बाई 4πε0 4RL 4RL बटे में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान दो, अभी जैसे देखो R की अपेक्षा L बहुत छोटा है। ठीक है, R इज ग्रेटर देन L। ठीक है, तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, तो R का स्क्वायर कर दें तो ये और बड़ा हो जाएगा और ये और छोटा हो जाएगा। जैसे R की वैल्यू मान लो हमने ले लिया 5 और L की वैल्यू ले लिया मैंने 0.5, छोटा है ना, बहुत छोटा है। अब दोनों को अगर मैं वर्ग किया तो इसकी वैल्यू मिल गई 25 और इसको अगर मैंने वर्ग किया तो इसकी वैल्यू मिल गई 0.25। अब 0.5 और 0.25, ठीक है, दोनों में फर्क है। 0.5 का मतलब होता है 0.50। भाई दशमलव के बाद कोई अंक है, अगर उसके बाद जीरो आप जितना मर्जी उतना लगा सकते हो। ठीक है, ये इसका आधा हो गया, यानी वर्ग किए तो और कम हो गया, वर्ग किया मैंने तो और कम हो गया। या और अच्छे से समझने के लिए L को 0.2 ले लो। क्या ले लिया, 0.2। तो अब इसका वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.04। ठीक है, 0.04 या 0.04 आ गया। अब बताओ, ये तो और छोटा हो गया ना, देखो साफ साफ दिख रहा नहीं है, और छोटा हो गया। तो हम इसको नगण्य मान लेते हैं। अतः L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर, तो नगण्य मान लेते हैं, यानी 0 मान लेते हैं। तो इसकी जगह जब 0 रखोगे तो 0, तो यानी R की पावर 2 और इधर पावर 2, तो 2 दूनी 4, नीचे आ गया R की पावर 4। तो E इक्वल टू क्या मिलेगा, Q बाई 4πε0 4RL बटे R की पावर 4। ठीक है,
अब एक आर यहाँ है और 4 आर नीचे है तो कैंसिल होगा ना, इधर कितना आ जाएगा आर की पावर 3। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, अच्छे से लिखते हैं प्रॉपर मैनर से। तो 1/4πε0, इस 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 और इस q को कर देते हैं अंदर q, और l पहले से है तो इसको पहले से लिख लेता हूँ बटे नीचे r q। अब ये 2ql ये होता हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और इसको लिखते हैं p से। किससे? p से। तो इसकी जगह हम p लिख ले रहे हैं। आ गया 1/4πε0 2p बटे r क्यूब। ये आपकी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है जहां p बराबर 2q है। अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अच्छी स्थिति की बात हो गई। अब बात करते हैं निरक्षीय स्थिति की। किसकी? निरक्षीय स्थिति की। कि निरक्षीय स्थिति होमवर्क दे दें, करोगे? हाँ चलो इसके आगे के क्वेश्चन को दे देते हैं होमवर्क में। ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिए, नहीं आता है तो कल के वीडियो में इसको हम फिर से डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 5 में जो ये निरक्षीय स्थिति बचा नोट कर लो, ये होमवर्क, ये होमवर्क और ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क हो गए। बाकी क्वेश्चन हमने आपको समझाया, अगर नहीं समझ में आएगा तो तुरंत कमेंट में बताना, हम आपको फिर से जो है ये जो होमवर्क दे रहे हैं इसको समझा देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।